नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरो फिजिशियन मुरादाबाद। आप देख रहे हैं गैलेक्सी चैनल पर आपके डॉक्टर की सलाह। आज का चर्चा का विषय है जीबीएस। जीबीएस की फुल फॉर्म है गुलेन-बारे सिंड्रोम। ये एक तरह की न्यूरोपैथी होती है। इसका दूसरा नाम असेंडिक पैरालिसिस भी होता है, जो नीचे पैरों से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। ये पैरों से, तलवों से स्टार्ट होती है, फिर थाई तक आती है, फिर हाथों की उंगलियों तक आती है, फिर धीरे धीरे बढ़ के ऊपर हाथों में ऊपर तक चली जाती है। इसमें पेट की मसल्स, चेस्ट की मसल्स, गर्दन की मसल्स, चेहरे की मसल्स सब इन्वॉल्व कर सकती हैं, सब नर्व्स इन्वॉल्व कर सकती हैं सारी। और यूजली इसकी वजह होती है, इसके डेवलपमेंट की वजह होती है, जो जीबीएस की वजह होती है वो एक वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। वो आपके जीआई ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं, आपको खांसी, बलगम, जुकाम भी हो सकता है, या फिर आपको लूज स्टूल्स भी या वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी कोई इस तरह का वायरल होता है जो आपको जीआई ट्रैक्ट को या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हर्ट करता है, इसमें वायरस के इन्फेक्शन के बाद ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं जो आपकी नर्व्स के अगेंस्ट में होती हैं, जैसे एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जो नर्व्स के अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ आपकी नर्व्स पे अटैक करती हैं और नर्व्स पे अटैक करके उनको वीक या डैमेज कर देती हैं, जिसमें इस तरह की बीमारी स्टार्ट होती है। गुलेन-बारे सिंड्रोम स्टार्ट होता है तो इसका प्रोग्रेशन 2 से 4 हफ्ते तक होता है। ये धीरे धीरे 2 से 4 हफ्ते बढ़ता है। 2 से 4 हफ्ते के बाद फिर ये पॉज लेता है, 4 हफ्ते का पॉज लेता है। 4 हफ्ते तक वही कंडीशन एक जगह पर रुकी रहती है और उसके 4 हफ्ते के बाद फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना स्टार्ट करता है। ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इन्वॉल्वमेंट नर्व्स का हुआ है, कितनी ज़्यादा न्यूरोपैथी हुई है, कितना ज़्यादा डैमेज नर्व्स को हो चुका है, उसी पर डिपेंड करता है इसका प्रोग्रेशन। इसमें लक्षणों में मैक्सिमम टाइम जो दिक्कत आती है, मरीज जब आता है हमारे पास तो उसको चलने में दिक्कत स्टार्ट होती है, उसको बैठ के खड़े होने में दिक्कत स्टार्ट होती है, चप्पल पहनने में दिक्कत स्टार्ट होती है, स्लीपर्स पहनने में दिक्कत स्टार्ट होती है, चलते चलते उसके स्लीपर्स निकल जाते हैं और हाथों में उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, उसे रोटी खाने में, चम्मच पकड़ने में, बटन लगाने में, इस तरह की चीज़ों में दिक्कत स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके हाथ उठाने में भी उसे दिक्कत स्टार्ट होने लगती है। आगे जब ये बीमारी बढ़ती है, न्यूरोपैथी बढ़ती है, तो उसे लेट के बैठने में भी दिक्कत आ सकती है, करवट लेने में भी दिक्कत आ सकती है। जब ये न्यूरोपैथी गले तक जाती है तो ये गर्दन लटक जाती है, गर्दन की जो मांसपेशियाँ और नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो नीचे की तरफ गर्दन लटक जाती है। जब ये बीमारी न्यूरोपैथी चेहरे तक आती है, जिसे हम क्रेनियन नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, क्रेनियन न्यूरोपैथीज कहते हैं, तो चेहरे में चबाने में दिक्कत आ सकती है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, आँखें बंद करने में दिक्कत आ सकती हैं और कभी कभी ये जब छाती की मसल, मांसपेशियों और नर्व्स को इन्वॉल्व करता है तब सांस लेने में भी दिक्कत आती है, जिसे हम रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि केवल हाथ पैरों में वीकनेस आती है, इससे ज़्यादा प्रोग्रेशन नहीं होता। कुछ केसेस में जब ये सीवियर होता है तो फिर ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर देता और मरीज कुछ दिनों में ही बेड रिडन हो सकता है, मतलब बिल्कुल बिस्तर पे आ सकता है, उसे चलने फिरने की ताकत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा ये बढ़ जाती है वीकनेस कि वो मरीज अपने हाथ पे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता, ना ही खाना खा सकता है, ना खाना निकल सकता, उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। ये सीवियरिटी कभी कभी 4 से 5 दिन में भी आ सकती है और कभी कभी 1 से 2 हफ्ते में भी आ सकती है। और जितना ज़्यादा ये सीवियर होता है उतना ही इम्प्रूवमेंट रेस्पॉन्स ट्रीटमेंट के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मरीज हमारे पास जब आता है तो वीकनेस के साथ स्टार्ट होता है, जो नीचे टांग से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ, चेहरे की तरफ बढ़ती जाती है, जिसमें छाती की मांसपेशियाँ और नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और दूसरा जो टेस्ट होता है, इसमें नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं हम। नर्व कंडक्शन स्टडी एक नर्व्स का टेस्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगा के उसमें जो नॉर्मली करंट्स होते हैं उसको चेक किया जाता है। जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि किस तरह की न्यूरोपैथी आ रही है। जीबीएस 2 तरह का मेन होता है, एक डिमाइलेटिंग और एक एक्जोनल टाइप का। डिमाइलेटिंग में जो हमारी जो नसों में करंट जो जा रहा है उसकी जो लेटेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और जो दूसरा टाइप होता है एक्जोनल जिसे कहते हैं, उसमें यूजली जो स्टडी में जो एम्पलीट्यूड आता है, जो नर्व्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो दोनों ही टाइप में ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन डिमाइलेटिंग का जो रेस्पॉन्स आता है ट्रीटमेंट का वो बेटर होता है। एक्जोनल थोड़ा सीवियर वैरायटी होती है जीबीएस की, और उसमें ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स थोड़ा सा कम आता है, और एक्जोनल वेरिएंट में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस में दूसरा पार्ट होता है CSF स्टडी, जिसे हम लंबर पंक्चर कहते हैं। जो हमारा लंबर वाला एरिया होता है रीढ़ की हड्डी में, वहाँ से हम एक निडल डालते हैं, जैसे एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया देने के लिए जो स्पेस यूज करते हैं, वहाँ से हम CSF निकाल के वो डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं।
CSF में यूजली एल्बुमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है हमें, उसमें हमें सेल्स नॉर्मल मिलते हैं, प्रोटीन लेकिन उसमें बढ़ा हुआ होता है। और कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो GBS के मरीजों में स्पेसिफिक होती हैं, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए CSF में भेज सकते हैं, जिसके बेस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। दो मेन टेस्ट होते हैं, CSF स्टडी और नर्व स्टडी, और क्लिनिकल ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल बेसिस वी कैन डायग्नोज द GBS। डायग्नोसिस के बाद क्या ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें ट्रीटमेंट जो रहता है वो टाइम इंपॉर्टेंट होता है GBS में मरीजों में। जितना आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेटर रेस्पॉन्स आने की चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक तो प्लाज्माफेरेसिस होती है और एक IVIG के इंजेक्शंस होते हैं। मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो रहता है, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और बाकी कोई बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है तो उसमें इन्फेक्शन के साथ कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ती है, और कुछ मल्टीविटामिन के इंजेक्शन तो हाई प्रोटीन डाइट पर रखा जाता है। तो प्लाज्माफेरेसिस क्या होती है? प्लाज्माफेरेसिस में हम यूजली बॉडी से जो मरीज का प्लाज्मा होता है वो निकालते हैं। जिस तरह की डायलिसिस की मशीन होती है उसी तरह की एक प्लाज्मा की फेरेसिस की मशीन होती है, उसका प्लाज्मा निकाल के उसको रिप्लेस किया जाता है, वो नया प्लाज्मा के साथ दूसरे नए प्लाज्मा को उसमें ट्रांसफ्यूज करते हैं और उसका प्लाज्मा निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसे हम प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं। तो प्लाज्मा निकालने के बाद उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं, जो नर्व्स के एंगेज में होती हैं, और नया प्लाज्मा डाल देते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, जो एक तरह का ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। यूजली प्लाज्माफेरेसिस की 3 साइकिल से 5 साइकिल होती हैं, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव थेरेपीज होती हैं, और आपको थोड़ा सा आपके सगे संबंधी को थोड़ा सा ब्लड डोनेट करना पड़ता है प्लाज्मा देने के लिए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में 3 से 5 थेरेपी साइकिल्स के बाद रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, रेस्पॉन्स आ जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि इंजेक्शंस होते हैं जो IVIG कहते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शंस आते हैं, और ये भी लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थेरेपी होती है। IVIG के इंजेक्शंस भी आपको साइकिल में देने होते हैं, यूजली 5 दिन की साइकिल होती है इंजेक्शंस की, 5 दिन आपको डिवाइड डोज में देने होते हैं। जो डोज होती है वो 2 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट होती है टोटल डोज, उसको हम 5 दिन में डिवाइड करके देते हैं। IVIG का रेस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते भी लग जाते हैं जो पूरी तरह से रेस्पॉन्स आता है। लेकिन दोनों ही थेरेपी 15 दिन के अंदर अगर दी जाती हैं तो रेस्पॉन्स अच्छा आने की उम्मीद रहती है। IVIG हम 15 दिन के बाद नहीं दे सकते। 15 दिन के बाद अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो हम उसमें प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं 1 महीने के अंदर तक। 1 महीने के बाद फिर ना तो हम प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं ना IVIG दे सकते हैं, और उसके बाद उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इन दोनों थेरेपी के बाद IVIG और प्लाज्माफेरेसिस देने के बाद जो मेन ट्रीटमेंट रहता है फिर वही मल्टीविटामिन थेरेपी और हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी डाइट देना होता है, और फिजियोथेरेपी जो मेन पार्ट रहता है वो फिजियोथेरेपी का रहता है उसके बाद। तो मेन थेरेपी देने के बाद अगर प्लाज्माफेरेसिस देने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसे केसेस में हम IVIG भी दे सकते हैं साथ में प्लाज्माफेरेसिस ख़त्म होने के बाद। और प्लाज्माफेरेसिस से अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो IVIG दे सकते हैं। IVIG से भी अगर रेस्पॉन्स नहीं आता तो उसकी भी दूसरी साइकिल दे सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। लेकिन अगर नहीं रेस्पॉन्स आता तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके बाद भी कोई रेस्पॉन्स आएगा। और अगर पेशेंट में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया या फिर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया है तो ऐसे केसेस में इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, और 30% केसेस में मॉर्टेलिटी होती है। मतलब आप बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी आप 30% केसेस आप बचा नहीं सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की बीमारी आपको लगती है कि आपके पैरों से वीकनेस स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे और पूरी बॉडी में फैल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक सिम्टम होता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट मैंने बताया बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट देंगे उतना जल्दी रेस्पॉन्स आएगा। और अगर इसमें सीवियर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मरीज ठीक हो सकता है।